हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल्स में। आज हम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, इसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 अपडेट हो गया है, जिसमें हमारे 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें भी हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्रू हिज वर्क पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग was highlighted as reasons for India's poverty by दादा भाई नौरोजी। तो आपको ये तो अभी तक पता चल गया होगा कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने हाईलाइट किया था इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस टाइम इतनी डिटोरिएट क्यों हो रही थी, इसका कंडीशन इन्होंने हाईलाइट किया था। तो ये कुछ रीजंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन से रीजंस थे। एक्सपेंडिचर ऑफ द यूरोपियन ऑफिशियल्स इन इंग्लैंड, जो यूरोपियन ऑफिशियल्स इंग्लैंड में एक्सपेंड कर रहे थे, क्या ये एक रीज़न था। मनी स्पेंड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू इंग्लैंड, तो जो मनी यहाँ से भेजी जा रही थी ब्रिटिश प्रोफेशनल्स को इंग्लैंड पर, क्या ये एक रीज़न था। इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या इंडिया की पॉपुलेशन एक रीज़न था। या इनफ्लो ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, जो ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में आ रहा था, क्या ये एक रीज़न था। आपके पास ऑप्शंस हैं ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली 2, 3 एंड 4, ओनली 1, 2 एंड 4, या 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव। आप सोच सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इन ऑप्शंस को। तो आपका आंसर है ओनली 1, 2 एंड 4। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसको एक रीज़न नहीं माना गया था भाई दादा भाई नौरोजी, कि ये एक रीज़न नहीं है, इंडिया की जो पॉवर्टी है उसका कारण इनको नहीं माना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी वॉज, आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई थी? आपकी हुई थी ये 1885 में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था। ऑप्शन है सर चार्ल्स मेटकाल्फ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड डफरिन। तो इनमें से कौन थे? ये शायद मुझे लगता है आप सभी को पता होगा इसका जवाब। तो इसका जवाब है आपका लॉर्ड डफरिन थे उस टाइम हमारे वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1838 में। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, केटी तेलांग। ये ऑप्शन है। आपने लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में तो पढ़ा होगा, ये प्री कांग्रेस जो एसोसिएशन थी ये उनमें से एक थी। क्या आपने इनके फाउंडर के बारे में पढ़ा है कि इनके फाउंडर कौन थे? चलिए तो हम आपको बताते हैं। इनके फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर, इनके फाउंडर थे। ये 1838 में बनी थी। लैंड होल्डर्स के जो इंटरेस्ट थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैब्लिश की गई थी बाय द्वारकानाथ टैगोर। कहाँ पर थी? बंगाल में थी ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि कहाँ सेटअप हुई थी ये आपके जो बंगाल वाला रीजन था वहाँ सेटअप की गई थी। अब हम ये क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं, पर साथ ही आपको इसके जो आंसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लिखने हैं, ताकि आप ये जान सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कौन से लेवल पर पहुंची है अभी तक, कि आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916। 1916 में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी वो किसने स्टैब्लिश की थी? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जोसेफ बैप्टिस्टा। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सारे ही एसोसिएटेड तो थे होम रूल लीग से, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि जो होम रूल लीग है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये स्टैब्लिश किसने की है। अब इसमें तो तिलक का भी नाम आ रहा है और एनी बेसेंट का भी नाम आ रहा है, तो इनमें से आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि कौन थे। तो ऑल इंडिया की बात हो रही है, अगर ऑल इंडिया की बात हो रही है तो ये एनी बेसेंट थी। क्यों? क्योंकि इनकी जो होम रूल लीग थी वो पूरे इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी। कुछ इनके जो ब्रांचेस थे ऑल ओवर इंडिया स्टैब्लिश किए गए थे, जबकि जो तिलक की होम रूल लीग थी वो कंसंट्रेटेड थी आपकी साउथ इंडिया में। तो इसका आंसर होगा आपका एनी बेसेंट, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति इन 1902। 1902 में अनुशीलन समिति जो फाउंड की गई थी उनके फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है पुलेन दास, बरिंद्र कुमार घोष, परमथनाथ मित्रा, या बोथ 2 एंड 3। तो इनमें से आपको बताना है कि जो अनुशीलन समिति थी ये उनके फाउंडर कौन थे। आप समय ले सकते हो। तो इसका जवाब है आपका बोथ 2 एंड 3 इन्होंने फाउंड की थी। अब इसको याद करने का मैं आपको एक ईजी सा तरीका बताती हूँ। अनुशीलन समिति कहाँ सेटअप हुई थी पहले तो आप मुझे ये बताना। ये हुई है आपके बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। अब इसके जो फाउंडर हैं इनको आप निमोनिक से याद कर सकते हो, जो
जेपी, बीजेपी के नाम से आप अनुशीलन समिति के फाउंडर को याद कर सकते हो, जो कि आपका बरिंद्र कुमार घोष है, जतिंद्र नाथ बैनर्जी एंड प्रमथनाथ मित्रा। तो ये बीजेपी से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत इन 1906 एट लंदन? अभिनव भारत की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी लंदन में 1906 में, उसके फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, वी.डी. सावरकर, गणेश सावरकर या बोथ 2 एंड 3। ध्यान से देखिएगा, क्या रास बिहारी बोस हो सकते हैं? हमने देखा था पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि 1907 तक तो ये इंडिया में ही थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो लंदन में तो स्टैब्लिश करने की बात ही नहीं होती है। ये हमने स्टैब्लिश कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। गणेश सावरकर का नाम आपने सुना है क्या हिस्ट्री में? अगर सुना है तो बताइएगा किस संदर्भ में सुना है। तो इसका जवाब तो आपका है वी.डी. सावरकर। इन्होंने स्टैब्लिश की थी लंदन में। ये भी एक रिवोल्यूशनरी और मूवमेंट के लिए थी, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। नेक्स्ट है, द बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कल्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग दैट हैड इट्स बिगिनिंग इन द 1860s एंड 1870s। तो ये बोल रहा है कि जो आपका पॉलिटिकल अवेकनिंग थी 1860s से 1870s के बीच में हुई है। इसके संदर्भ में कुछ आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट देखिए आप। ड्यूरिंग दिस पीरियड यंगर एंड द मोर रेडिकल नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स। जो मोर रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम ये जो पॉलिटिक्स थी उसमें एंटर किए थे क्या? सम ऑफ द ओल्डर ऑर्गेनाइजेशंस बिकेम रिएक्शनरी एंड मॉरिबाउंड। कुछ जो ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन थी वो और भी ज़्यादा रिएक्शनरी हो गई थी इस टाइम पर। फर्स्ट ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो इसी टाइम में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि आपका 1860s से 1870s की बात कर रहा है। क्या इसमें पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर स्टैब्लिश हुआ था? अगर आपको यही फैक्ट पता है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने जैसे ही इसको एलिमिनेट किया ये तीनों ऑप्शंस गए और ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकमेंडेशंस ऑफ द सैडलर कमीशन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सैडलर कमीशन है ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके आगे ही आप प्रोसीड कर सकते हो। ऑप्शंस देखते हैं। क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द प्रोविंसेस। सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड स्टैब्लिश किए जाएंगे प्रोविंसेस में। मेकिंग एजुकेशन अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, एजुकेशन को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। क्या ऐसा कोई प्रोविजन था इसमें? सेपरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन से सेपरेट करने की बात बोली गई थी क्या? या यूजीसी जो कि हमारा प्रेजेंट है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसको स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। तो आप सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ओनली 2, 3 एंड 4, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3। सोच सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब है आपका ओनली 1, 2 एंड 3। 4 तो नहीं है, यूजीसी की तो बात की ही नहीं गई थी आपके इंडिपेंडेंस से पहले तक। तो ये ऑप्शन तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो ये आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमारा एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए थे, बट आपको इनमें से 1 तो आपको पता चल गया होगा कि सही है फिर तो, क्योंकि ये बाकी तीनों ऑप्शंस में हैं। आपको इन दोनों में से भी पता होना चाहिए था कि ये सही है, तभी आप ऑप्शन तक करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉयज चैम्पियन द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन एंड मेड एन एनुअल डोनेशन टुवर्ड्स दिस। कौन से गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की बात हो रही है जिसने फीमेल एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाए थे और एक एनुअल डोनेशन की भी बात की थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्फिंस्टन, लॉर्ड कर्जन। ये ऑप्शन आपके। तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड डलहौजी। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जो आपका वुड्स डिस्पैच था इसके बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ये बात कर रहा था किसकी, कि हमें फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, फीमेल एजुकेशन के साथ हमें सेक्युलर एजुकेशन भी देनी है, मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन नहीं देनी है हमें। ठीक है, इसको सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी। तो ये आया था आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी आपके सही आंसर है। वुड्स डिस्पैच 1854 का इसने बात की थी। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसी ने जो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में थी इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पेड्रो एल्वरेज कैब्रल केम टू इंडिया इन 1500 विद द एम ऑफ द ट्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब पेड्रो एल्वरेज कैब्रल थे 1500 में इंडिया में आए थे,
ये कौन से मकसद से आए थे, मतलब किस चीज़ के ट्रेड करने के लिए आए थे? ऑप्शन है पेपर, स्पाइसेस, बोथ पेपर एंड स्पाइसेस, या सॉल्ट। तो अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है तो हमने ये देखा था कि जो इंडियन स्पाइसेस थे वो यूरोपियन मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस पर सेल हो रहे थे, एंड यूरोपियंस जो थे वो इंडियन स्पाइसेस को बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे थे। इसीलिए जो इन्होंने सोचा था यूरोपियंस ने कि क्यों ना हम इंडिया में जाकर मतलब ये जो स्पाइसेस हैं ये सब हम लेकर आ जाएं और इसको यूरोपियन मार्केट में सेल करेंगे एट हाई प्राइसेस। तो इससे क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट थे हमारे ये बोथ पेपर एंड स्पाइसेस थे, क्योंकि जो बोथ है ये स्पाइसेस में ही हम इंक्लूड करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंडिया से ट्रेड होते थे यूरोप में। जो इनकी फैक्ट्री थी इन्होंने स्टैब्लिश की थी कहाँ पर, कैलिकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसफर्ड दी पोर्टुगीज कैपिटल इन इंडिया फ्रॉम कोची टू गोवा? कौन से ऐसे ये यहाँ पर वाइसरॉय थे या गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जो पोर्टुगीज कैपिटल थी ये कोची से गोवा में शिफ्ट कर दी थी? ऑप्शन है एल्बिक्रुक, एल्माइडा, निनो द कुन्हा, या हॉटमैन। इसको याद करने का एक तरीका है, आप फैन के निमोनिक से याद कर सकते हो इनके वाइसरॉय सीक्वेंस में। तो जो लास्ट थे हमारे निनो द कुन्हा, इन्होंने ही ट्रांसफ़र किया था कैपिटल। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो वाइसरॉय की सीक्वेंस, और जो लास्ट वाले जो हमारे वाइसरॉय थे इन्होंने ही शिफ्ट किया था, तो आंसर है आपका निनो द कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया वॉज गिवन द नेम कर्नाटिक बाई यूरोपियंस? कौन सा कोस्टल एरिया था जिसको यूरोपियंस ने कर्नाटिक का नाम दिया था? ऑप्शन है कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, उत्कल कोस्ट, काथियावाड़ कोस्ट। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है वैसे, कोरोमंडल कोस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो कर्नाटिक वॉर्स हुए थे किन के बीच में हुए थे, ये आपका जो फ्रेंच थे एंड ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, 3 कर्नाटिक वॉर हुए हैं इनके बीच में, ये आपकी कोरोमंडल कोस्ट में हुए हैं, इसीलिए इसको कर्नाटिक का नाम दे दिया गया था बाय द यूरोपियंस। बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द ब्रिटिश आर्मी? गवर्नर जनरल की उपाधि से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी उपाधि पर थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है कमांडर इन चीफ, क्लर्क, सूबेदार, कैप्टन। ये ऑप्शन है, इसका सही जवाब है आपका कमांडर इन चीफ की उपाधि पर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटीज अदर देन कैलकाटा ड्यूरिंग द रेन ऑफ कॉर्नवालिस? क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉर्नवालिस के टाइम पर जो कैलकाटा को छोड़कर बाकी सिटीज़ थी, अदर सिटीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा था? ऑप्शन से कोतवाल, कमिश्नर, दरोगा ए चौकी, सुपरिंटेंडेंट। सोचिए आप क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका कोतवाल। जो अदर सिटीज़ थी वहाँ पर कोतवाल कर रहा था, और जो कैलकाटा थी वहाँ पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे कॉर्नवालिस के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब ऑफ फ्रांस? जैकोबिन क्लब ऑफ फ्रांस के इनमें से कौन मेंबर थे? ऑप्शन है हैदर अली, नाना फडणवीस, टीपू सुल्तान, रघुनाथ राव। ये ऑप्शन है। अब ये फ्रांस की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन से ऐसे लीडर थे जो फ्रांस के साथ मतलब उनकी नज़दीकियाँ थी बहुत सारी? तो जवाब है आपका टीपू सुल्तान। ये जो जैकोबिन क्लब ऑफ फ्रांस है ये 1794 में इस्टेब्लिश किया गया है, और ये फ्रेंच और टीपू सुल्तान ने मिलकर इस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा, और इसी में जो टीपू सुल्तान थे वो इसके मेंबर इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मराठा एम्पायर अंडर पेशवा द लैंड वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जब पेशवा के अंदर था मराठा एम्पायर, तो ये पूछ रहा है कि जो लैंड था ये कौन से बेस पर डिवाइड किया था, कौन सी मतलब क्लासिफिकेशन जो थी कौन से बेस पे क्लासीफाई किया गया था? ऑप्शन है कैरेक्टर ऑफ द क्रॉप, कि कौन सा क्रॉप जो है कौन सी फसल हम उगा रहे हैं, फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन, जो भी लैंड है जहाँ पर हम क्रॉप उगा रहे हैं वहाँ पर इरिगेशन की मात्रा कैसी है, क्या इरिगेशन अच्छी मात्रा में मिल रही है? अगर इरिगेशन अच्छी मात्रा में मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज़ होगा, अगर वो होगा तो टैक्स ज़्यादा पे कर सकते हैं। थर्ड है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लैंड कितना फर्टाइल है, फर्टाइल लैंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और वही है टैक्स ज़्यादा पे कर सकते हैं। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो अभी तक आप समझ गए होंगे ऑल ऑफ द अबव ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पर्पस ऑफ
मीटिंग ऑफ विलियम बेंटिक विद रंजीत सिंह इन द ईयर 1831। तो ये पूछ रहा है कि 1831 में जो मीटिंग हुई थी विलियम बेंटिक और रंजीत सिंह की, उसका मतलब मेन रीज़न क्या था इनकी मीटिंग का। ऑप्शन है टू सप्रेस द थग्स, टू बिकम यूनाइटेड अगेंस्ट रशिया, टू सेटल अ बाउंड्री डिस्प्यूट एंड नन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है इसका जवाब? देखो, थग्स की तो आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये तो आपका पंजाब वाले रीजन से एसोसिएटेड ही नहीं था, ठीक है। टू बिकम यूनाइटेड अगेंस्ट रशिया, रशिया के अगेंस्ट मतलब क्या ऐसा था कि रशिया के अगेंस्ट यूनाइट होना था इनको, या कोई बाउंड्री डिस्प्यूट चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच में? तो जवाब है आपका टू बिकम यूनाइटेड अगेंस्ट रशिया, क्योंकि उस टाइम हम देख रहे थे कि रशिया का इन्वेजन का डर था ब्रिटिशर्स को कि शायद रशिया इंडिया को इन्वेड कर सकता है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो अब जो रंजीत सिंह की टेरिटरी थी जो पंजाब था आपका और नॉर्थ वेस्ट में आता था, तो ये चाहते थे कि जो अगर रंजीत सिंह बहुत पावरफुल हो जाए और रशिया का जो इन्वेजन है उसको रोक सके तो ब्रिटिशर्स अपने एम्पायर को बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये मीटिंग हुई थी इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स टुक प्लेस जस्ट बिफोर द अनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध का अनेक्सेशन से पहले कौन कौन से बैटल हुए थे? ऑप्शन है बैटल ऑफ म्यानी, बैटल ऑफ डुबो, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका जवाब है आपका बोथ ऑफ देम। ये म्यानी एंड डुबो दोनों के बैटल हुए थे सिंध को अनेक्स करने से पहले। आगे है महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिसल्स ऑफ पंजाब। जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब की कौन से मिसल से एसोसिएटेड थे? अब जो पंजाब था वो 12 मिसल्स में डिवाइडेड था, बट विथ टाइम क्या हुआ, ये जो 12 मिसल्स थे ये डिसइंटीग्रेट होने लग गए थे, ठीक है। तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि जो भी ये मिसल्स जो हैं 12 डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनको यूनाइट कर दिया जाए एक टेरिटरी में, जो कि बाद में नाम मिला था उसको पंजाब। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से मिसल से एसोसिएटेड थे, पुलकिया मिसल, नकाई मिसल, भांगी मिसल या शुक्रचाक्या मिसल। तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा इसका जवाब। इसका जवाब है आपका शुक्रचाक्या मिसल से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सिपॉयज एट कानपुर इन 1857 अपराइजिंग। जो 1857 का रिवोल्ट था ये पूछ रहा है कि कानपुर में कौन लीड कर रहा था उसको। ऑप्शन से तांत्या तोप, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है आपका तांत्या तोप लीड कर रहे थे कानपुर में 1857 का रिवोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ये पूछ रहा है कि साइमन कमीशन के इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं दिया गया था इनके द्वारा। अबॉलिशन ऑफ डायरकी, डायरकी को अबॉलिश करने का, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड कर दिया जाए, ऐसा कुछ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, एक फेडरेशन स्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया रहेगा और प्रिंसली स्टेट्स दोनों रहेंगे। या डिसकंटिन्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, जो कम्युनल इलेक्टोरेट आया था आपका 1909 से, इसको डिसकंटिन्यू करने की बात की गई थी। तो इसका सही जवाब है आपका डिसकंटिन्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि हमको पता है 1919 में जो कम्युनल इलेक्टोरेट था इसका बेस और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया था, तो डिसकंटिन्यूशन की तो बात की ही नहीं थी। इन्होंने बोला था कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द ईयर 1673 अ प्लेस फॉर फ्रेंच सेटलमेंट वॉज अप्रूव्ड बाई शेर खान लोधी टू होम। तो शेर खान लोधी ने 1673 में ये इसमें से जो फ्रेंच आप ट्रैवलर्स बोल सकते हैं, जनरल बोल सकते हैं, इनको अलाउ कर दिया था कि आप अपनी जो सेटलमेंट है इंडिया में रख सकते हो एक प्लेस पर। तो ये कौन से जो ट्रैवल या गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन है डुप्लेक्स, फ्रैंकोइस बैरन, फ्रैंकोइस मार्टिन या फ्रैंकोइस कैरन। इसका कौन सा जवाब होगा सही? तो इसका सही जवाब है आपका फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है। इनको परमिशन दे दी गई थी कि आप फ्रेंच सेटलमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकते हो, और ये उस टाइम डायरेक्टर थे कहाँ के, मसौलीपट्टनम फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश कर रही थी फ्रेंच ने, उसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रंजीत सिंह विद द कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट ड्यूटीज़ आर करेक्ट। तो ये मैच द फॉलोइंग है, रंजीत सिंह के टाइम पर ये कुछ
आपके डिपार्टमेंट्स चल रहे थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये पूछ रहा है कि ये कौन कौन से काम से जो मैच किया गया वो सही है कि नहीं है। दफ्तार ए नवाजिब, ये इनका काम था अकाउंट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस की जो भी अकाउंट्स थे उसको मेंटेन करने की। दफ्तार ए रोजनमचा ए इखरजत, अकाउंट्स ऑफ डेली एक्सपेंडिचर के अकाउंट को मेंटेन करते थे। या दफ्तार ए तोजीहत, अकाउंट्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड के अकाउंट को ये मेंटेन करते थे। तो ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब है आपका 1, 2 and 3, जितने भी मैच किए गए हैं सारे ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ द ब्रोकआउट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये 4 आपके पास प्लेस दी गई हैं। ये पूछ रहा है आपको क्रोनोलॉजी में इनको प्लेस करना है, जैसे जैसे जो 1857 का रिवोल्ट कहाँ कहाँ पर होता है। तो ऑप्शंस हैं मेरठ, कानपुर, दिल्ली एंड लखनऊ। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबको ही पता होगा, मेरठ में हुआ था। ऑप्शन में भी देखो 1 सबसे आगे है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको आगे भी पता होना चाहिए। लॉजिकली सोचें तो जो मेरठ में आउटब्रेक हुआ था सिपॉइज का, वो उसके बाद कहाँ गए थे? मेरठ से सीधा वो दिल्ली की तरफ गए थे, तो सेकंड में तो दिल्ली होना चाहिए, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर 2 जगह है दिल्ली, 3 and 3। अब आपको इन दोनों में से देखना है कि कानपुर में हुआ था उसके बाद या लखनऊ में हुआ था। 50-50 चांसेस है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब है आपका 1, 3, 2, 4। पहले हुआ था ये आपका मेरठ में, उसके बाद हुआ है दिल्ली में, उसके बाद हुआ है कानपुर में, और लास्ट में हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द इंडियन पेनल कोड। जो आईपीसी है ये किसने ड्राफ्ट की थी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। सोच सकते हैं आप। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें हमने देखा था एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ये लॉ मेंबर कौन था? ये थे लॉर्ड मैकॉले, और इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था आपका इंडियन पेनल कोड। तो सही जवाब क्या होगा आपका? लॉर्ड मैकॉले। किससे स्टैब्लिश किए गए थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टडी फॉर सिविल्स को। ये हमारी 1000 MCQ की सीरीज़ है। इसके अलावा हमारी पॉलिटी की भी चल रही है 1000 MCQ की, और ज्योग्राफी की भी चल रही है। कृपया हमारे चैनल को विजिट करें इनके देखने के लिए, इनके MCQ देखने के लिए, और देखें कि आप कितने प्रिपेयर हो अपने एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।